नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 16 सितंबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लेते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट का ये कोट है, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। कौन थे ये थियोडोर रूजवेल्ट? ये देखो यूएस के ना 26th प्रेसिडेंट थे। इस कोट का मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं। डू व्हाट यू कैन मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करो। आप देखो स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में अपना बेस्ट दो जितना आप दे सकते हो। दूसरा, विद व्हाट यू हैव मतलब जितने आपके पास रिसोर्सेज है ना, आप उन रिसोर्सेज को यूज करके पढ़ाई करो। एक्सक्यूज मत दो। तीसरे नंबर पे वेयर यू आर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी ना घर से पढ़ाई नहीं होती, गांव से पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वेयर यू आर मतलब जहां भी हो वहां से शुरू करो। जिस भी कंडीशन में हो उस कंडीशन में पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। आपका मतलब यूपीएससी एस्पायरेंट्स के एग्जाम्पल से मैंने रिलेट किया, अदरवाइज देखो वो जनरल बात बोल रहे हैं। आप रूजवेल्ट का बैकग्राउंड देखोगे ना, बचपन में बीमार थे लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी काफ़ी विपरीत हालातों में। बाद में वो आर्मी में भी गए और फिर पॉलिटिक्स में आए और यूएस के प्रेसिडेंट बने। तो ये जो कोट है ना सिर्फ देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मत बनाओ, जो है उसमें बेस्ट करो, कंपैरिजन मत करो, अपनी सिचुएशन में इंप्रूव करो, एक्शन लो, सिर्फ सोचो मत। सोचना काफी नहीं है। हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विपरीत हालातों में काम किया और सफलता प्राप्त की। अब्दुल कलाम साहब सिंपल बैकग्राउंड से थे, प्रेसिडेंट बने। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया, रिलायंस बनाया। मैरी कॉम 2 बच्चों की मदर होने के बावजूद प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और वर्ल्ड चैंपियन बनी। आपको भी देखो इस लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए देखो छोटे छोटे एक्सक्यूज बंद। अगर बात करें कौन कौन से इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखो बिजनेस लाइन का आर्टिकल है वाटर प्राइसिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टोल कलेक्शन और इश्यूज से संबंधित। फिर तीसरा आर्टिकल ये द हिंदू का जो आज बीच में आया है, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विद डिजिटल प्लगइन, कैसे डिजिटल कैंपेन अब पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा चलाने लगी हैं, क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, ये सब। और सबसे लास्ट में एक जो हम आर्टिकल रिवाइज करते हैं, इशू रिवाइज करते हैं स्टैटिक वाला कीवर्ड्स के थ्रू। तो आज हमारा इशू है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अवेयरनेस है। जैसे एडिटोरियल डिस्कशन अपना एक डेली इनिशिएटिव है, उसी प्रकार से एक और डेली इनिशिएटिव है करंट अफेयर प्लस। एडिटोरियल डिस्कशंस देखो मेंस के लिए है और करंट अफेयर प्लस जो इनिशिएटिव है ये प्रीलिम के लिए है। इसमें हम डेली बेसिस पे प्रीलिम के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और प्रीलिम का जो स्टैटिक है वो रिवाइज करते हैं। लास्ट वीक हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को रिवाइज कर लिया और इस हफ्ते इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग से। वो लोग जो अभी से प्रीलिम को थोड़ा थोड़ा लेकर चलना चाहते हैं, सीरियस हैं और 1 घंटा डेली अगर वो देने को तैयार हैं तो देखो वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर प्लस। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में वाटर प्राइसिंग से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज। इंट्रोडक्शन में ना राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, हमारे देश में देखो 40% जो एरिया है ना वो एरिड एंड सेमी एरिड है। मैं आपसे पूछूं एरिड एरिया कौन सा होता है? जहां पे देखो एनुअल रेनफॉल जो है वो 0 से लेके 250 mm के बीच में है। और सेमी एरिड एरिया वो एरिया होता है जहां पे देखो रेनफॉल एक साल में 250 mm से लेके 500 mm के बीच में है। तो हमारे देश में 40% एरिया एरिड एंड सेमी एरिड है, जहां पे देखो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा इरेटिक रहती है, कभी हुई कभी नहीं हुई, कम हुई। और आज के समय में तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का असर रेनफॉल पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। रेनफॉल अब काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गई है। इवन रेनफॉल में देखो वेरिएशन देखने को मिलता है, स्पेशियल वेरिएशन भी और टेम्परल वेरिएशन भी। क्या मतलब है इन चीज़ों का? बेसिक आपका मैं क्लियर करवाते चलता हूँ। स्पेशियल वेरिएशन मतलब किसी एरिया में ज़्यादा हुई, किसी एरिया में कम हुई। और टेम्परल वेरिएशन मतलब साल के किसी समय में ज़्यादा हुई, किसी समय में कम हुई। और नीति आयोग का देखो ये कहना है फ्यूचर में ना
फ्यूचर में 2050 आते आते जितना वाटर की डिमांड रहेगी ना हमारे देश में, उससे सिर्फ आधा पानी अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए पानी की डिमांड 100 यूनिट है, सिर्फ 50 यूनिट पानी अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए देखो, वाटर को प्राइस करना जरूरी है, मतलब पानी बिल्कुल फ्री में नहीं होना चाहिए। शुरुआत में देखो वाटर को ना फ्री माना जाता था, लाइक एयर, जैसे हवा फ्री है आज के समय में, वैसे ही पानी पूरी तरह से फ्री है। लेकिन देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुई, जैसे जैसे फूड की डिमांड बढ़ी और फूड को प्रोड्यूस करने में पानी की डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव आया, अब लोग कारें वगैरह धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई, तो महसूस हुआ सरकारों को कि यार पानी तो लिमिटेड है, पानी तो लिमिटेड है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इसको फ्री में नहीं दिया जा सकता। अगर इसको फ्री में दिया जाएगा और नॉन इकोनॉमिक इसे माना जाएगा, फिर तो लोग इसे और अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट करेंगे और स्ट्रेस पड़ेगा, पानी खत्म हो जाएगा। एक यूएन डुबलिन प्रिंसिपल है, 1992 में आया था। डुबलिन बताओ कहां की राजधानी है? डुबलिन राजधानी है आयरलैंड की। कमेंट बॉक्स में बताओ आप। तो 1992 में ना एक प्रिंसिपल आया था, यूएन डुबलिन प्रिंसिपल, जिसने ये बोला था विभिन्न देशों को कि वाटर को ना आप एज ए इकोनॉमिक गुड लीजिए। जैसे बाकी इकोनॉमिक गुड्स है ना, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, हम पैसा देते हैं तभी लैपटॉप मिलता है, तो उसी प्रकार से वाटर भी इकोनॉमिक गुड होना चाहिए, बिल्कुल फ्री में मत बांटो। तभी लोग इसकी वैल्यू को, इसकी कीमत को समझेंगे, अदरवाइज तो लोगों को पता ही नहीं है पानी की कीमत कितनी ज्यादा है। हम आगे बढ़े उससे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन प्रीलिम से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगाइएगा। पहले बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर उसकी एप्लीकेशन आप बताना। देखो डीमेरिट गुड या फिर नॉन मेरिट चीजें वो चीजें होती हैं जिनको कंज्यूम करने पे ना नेगेटिव कंसिक्वेंसेस निकलते हैं। नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ना सिर्फ उस पर्सन पर जो उस चीज को कंज्यूम करता है, बल्कि समाज भी उसकी कीमत चुकाता है। जैसे देखो स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोक करना या फिर अल्कोहल पीना, ये क्या है? ये डीमेरिट गुड्स हैं। तभी सरकार ना इनके कंजप्शन पे बहुत टैक्स लगाती है, इनको ज़्यादा रेगुलेट करती है, क्योंकि इनको ना कंज्यूम करने पे ना सिर्फ उस इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचता है बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचता है। चलो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी। मेरा क्वेश्चन अब ये है आपसे कि इरिगेशन वाटर को एक नॉन मेरिट गुड क्यों समझा जाता है? इरिगेशन वाटर को एक नॉन मेरिट गुड क्यों समझा जाता है, वाई? और दूसरी चीज, अगर नॉन मेरिट गुड समझा जाता है तो फिर सरकार को इस पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, जैसे सिगरेट पे लगाती है। बट सरकार इरिगेशन वाटर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय सिगरेट की तरह, बल्कि उस पर तो सब्सिडी देती है, उसको तो सरकार, उसके लिए सरकार खुद पैसा देती है कि भाई हमसे ले जाओ, हम सब्सिडी दे रहे हैं इरिगेशन वाटर पे। ये बहुत बड़ी आयरनी नहीं है? आपको नहीं लगता ये कंसेप्ट पूरा गड़बड़ा गया है यहां पे? तो आपको रीजन बताना है क्यों। समझ गए? बताइए। अच्छा, अब इसके बाद आर्टिकल में हम चलते हैं, कैसे कैसे वाटर प्राइसिंग हमारे देश में इवॉल्व हुई हैं। पास्ट में नेशनल वाटर पॉलिसी जब जब आई तो उन्होंने क्या क्या प्रोविजन किए हैं वाटर प्राइसिंग के संदर्भ में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 की, 1987 में आई थी, जैसे नाम से ही जाहिर है। इसमें यह बोला गया था सबसे पहले कि आप पानी का ना रेट लो, प्राइस लो पानी का, ताकि लोगों को समझ में तो आए कि पानी एक ऐसी चीज है जो बहुतायत में नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लोगों को समझ तो आना चाहिए कम से कम। तो पानी का प्राइस कम से कम इतना होना चाहिए कि पानी को मैनेज करने की जो एनुअल कॉस्ट है ना मेंटेनेंस की, वो निकल जाए। मेंटेनेंस के लिए सरकार जो ऑपरेशंस चलाती हैं। दूसरा देखो फिक्स्ड कॉस्ट का भी कुछ पार्ट निकल जाए। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे देखो सैलरी वगैरह जाती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं ना, उनकी सैलरी वगैरह जाती है, उन पे खर्चा होता है, तो उसका भी कुछ पार्ट निकल जाए। समझ गए? मतलब पहली बार 1987 की पॉलिसी में यह बोला गया था कि वाटर के साथ में देखो इकोनॉमिक वैल्यू अटैच करो, इसका रेट बताओ जनता को, प्राइस बताओ, ताकि लोगों में मोटिवेशन तो आए कि ये फ्री नहीं है एयर की तरह, भाई खत्म हो रही है पानी। तो फिर और प्राइस इतना लो पानी का
कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट निकल जाए, प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका कुछ परसेंटेज निकल जाए। फिर आती है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। इसमें यह बोला गया था कि एटलीस्ट देखो शुरुआत में, क्योंकि 1987 में तो बोल के छोड़ दिया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो फिर 2002 में प्रैक्टिकल बात बोली गई कि एटलीस्ट देखो शुरुआत में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट निकालो, और जब ये निकल जाए, जब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट निकल जाए, फिर आप कैपिटल कॉस्ट निकालना स्टार्ट करो। कैपिटल कॉस्ट मतलब जैसे डैम बनाया उसमें पैसा लगा, रिजर्वर बनाया उसमें पैसा लगा, ये है कैपिटल कॉस्ट। मतलब कैनल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने में जो पैसा लगा है ना, तो वो निकालना स्टार्ट करो एक बार जब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट निकलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर देखो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 ने ना ये भी बोला कि प्राइस कितना रखो। प्राइस देखो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से रखो। अगर देखो घर में पानी बिल्कुल प्योर आ रहा है, पीने लायक आ रहा है, पानी का प्रेशर अच्छा आ रहा है, तो आप ज़्यादा पैसे लो। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब है, पानी आ ही नहीं रहा, कम प्रेशर के साथ आ रहा है, खराब आ रहा है, तो आप कम पैसे लो। इस प्रकार से चीज़ें आप करो। और जो सब्सिडी दी जा रही है ना सरकार के द्वारा, वो वेल टारगेटेड होनी चाहिए। वेल टारगेटेड का मतलब जिनको आवश्यकता है सिर्फ उनको लाभ मिले वाटर पे ऊपर सब्सिडी का, और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब इतना सरकार खर्चा कर रही है सब्सिडी के ऊपर, सारे डेटा जो है पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, पता होना चाहिए जनता को कि भाई सरकार इतना खर्चा कर रही है आपके लिए, मतलब फ्री नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से पैसा सरकार दे रही है। अभी तो बहुत सारे लोग तो आपको लगता नहीं कि ऐसे हैं कि उनको लगता है कि ये फ्री है, मतलब उनको सब्सिडी का मतलब ही नहीं पता कि पैसे सरकार दे रही है, फ्री नहीं है। अच्छा, इसके बाद आती है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, NWP 2012। अब इस पॉलिसी ने बहुत अच्छा पॉइंट सजेस्ट किया था। वाटर प्राइसिंग के लिए ना आप वॉल्यूम वाला पैरामीटर यूज करो, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जा रहा है ना, उतना प्राइस होना चाहिए पानी का। कोई 1 किलोग्राम पानी यूज कर रहा है तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए, अगर 1000 किलोग्राम पानी यूज कर रहा है तो फिर 10,000 रुपए। समझ गए? इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक कॉस्ट, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज करो आप। और देखो प्राइसिंग ना किसके डोमेन में होनी चाहिए? प्राइसिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी के डोमेन में होनी चाहिए, वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी। वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब दिक्कत देखो ये है, बोल तो दिया गया नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के द्वारा, लेकिन अभी भी ना कई सारे राज्यों में कोई इंडिपेंडेंट WRA नहीं है। तो उन राज्यों में ना पानी का जो प्राइस है वो एडोक बेसिस पे, मतलब सरकार के द्वारा जैसे तैसे करके ऐसे ही डिसाइड कर लिया जाता है। नॉन कंसल्टेटिव होता है, किसी से पूछा नहीं जाता, और ट्रांसपेरेंटली पानी का प्राइस नहीं डिसाइड किया जाता। पानी का प्राइस आप देखोगे केरला में पिछले 47 सालों में चेंज नहीं हुआ। कर्नाटक में अलग अलग क्रॉप्स के लिए पानी का प्राइस अलग अलग है, मतलब कुछ क्रॉप्स जिनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा है उनके लिए अलग, और कुछ क्रॉप्स जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है उनके लिए अलग। और इरिगेशन कैसा है उसके बेस पे भी पानी का प्राइस अलग से डिसाइड होता है कर्नाटक में। जैसे फ्लो इरिगेशन है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी के बेसिस पे, ये सिंपल है, इसमें कम प्राइस लगता है किसान को अगर वो ये ऐसा पानी जाता है। लेकिन मान लीजिए लिफ्ट इरिगेशन है, लिफ्ट इरिगेशन मतलब जहां पे खेती हो रही है ना वो एरिया ऊपर है, नदी नीचे है, तो नदी से पानी ऊपर की तरफ ले जाया जाए पंप लगा के, ये है लिफ्ट इरिगेशन। यहां पे पानी का प्राइस ज्यादा, ऐसी पॉलिसी है। और ग्राउंड वाटर की अगर बात करें, देखो 20 स्टेट्स और यूटीज तो ऐसे हैं जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। 16 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जो स्टेट ग्राउंड वाटर रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन देखो स्टेट गाइडलाइंस और सेंट्रल की गाइडलाइंस दोनों अलग अलग टाइप की है, कोहेरेंस नहीं है, सिमिलरिटीज नहीं है। स्टेट गाइडलाइंस कुछ कहती हैं, सेंट्रल की गाइडलाइंस कुछ कहती हैं। अभी देखो ग्राउंड वाटर की बात करें ना, रूरल एरिया में ग्राउंड वाटर का यूज करना है पीने के लिए, अर्बन एरियाज में यूज करना है, एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है, स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए यूज करना है, ग्राउंड वाटर निकालने का कोई पैसा नहीं है, फ्री है। तो इसलिए अंधाधुंध निकलता है ग्राउंड वाटर इन सब एरियाज में। हाँ, इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए ग्राउंड वाटर निकाला जाता है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए उनका पैसा है। और रेट कितना है
इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए निकाला जाता है तो जिस अमाउंट में पानी निकाला जाता है उतना रेट है। और एक्वीफायर भी देखा जाता है, मतलब अगर नीचे वाटर एक्वीफायर ऐसा है जो क्रिटिकल स्टेज में है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर सेफ स्टेज में है तो कम लगेगा, सेमी क्रिटिकल स्टेज में है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मतलब ज़मीन के नीचे जो वाटर एक्वीफायर है उसकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल पर्पजेज के लिए पानी निकाला जाता है तो पैसा लगता है। इसके बाद राइटर कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। राइटर बोलते हैं जैसे देखो कुछ जो देश है ना, जैसे OECD कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं यूरोप के, यहाँ पे ना वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आप इस्तेमाल करोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। और ना कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे ना 2 पार्ट टैरिफ सिस्टम है। 2 पार्ट टैरिफ सिस्टम, 2 पार्ट टैरिफ सिस्टम कहां कहां पे है? US, जॉर्डन, UK, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन देशों में। 2 पार्ट टैरिफ में क्या होता है? पानी आप यूज कर रहे हो, एक तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी, मतलब 100 रुपए तो आपको देने ही देने पड़ेंगे अगर पानी आप यूज कर रहे हो तो, प्लस में उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट, मतलब जितना पानी आप यूज कर रहे हो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ये है वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट। तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी चाहे कितना भी पानी आप यूज कर रहे हो, और दूसरे नंबर पे वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट, मतलब जितना यूज कर रहे हो उतना, दोनों का प्लस करके आपको वाटर बिल देना पड़ेगा। समझ गए? फिर कुछ और देशों की बात करें ग्राउंड वाटर के संदर्भ में, जैसे देखो चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, चिली, यहां पे भी वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग है। और साउथ अफ्रीका में तो पानी की जो प्राइसिंग है ना सीजनल बेसिस पे है, जैसे गर्मियों में बारिश का सीजन है तो वहां पे पानी अवेलेबल होता है तो पानी का रेट कम, सर्दियों में बारिश नहीं होती तो फिर वहां पे पानी का रेट बढ़ा दिया जाता है, सीजनल प्राइसिंग है। और ऑस्ट्रेलिया में तो देखो डिमांड एंड सप्लाई पे है, जैसे हमारे देश में चीनी, नमक ऊपर नीचे होता रहता है ना अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जैसे वेजिटेबल ऊपर नीचे रेट बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से वहां पे ना वाटर का रेट ऊपर नीचे जाता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। तो कुछ सजेशंस राइटर देते हैं। सबसे पहला सजेशन देते हैं, वाटर को ना पूरे इंडिया में हर एक सेक्टर में आप इकोनॉमिक गुड मानो, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी पानी यूज होता है, वहां पे भी इसे इकोनॉमिक गुड माना जाए। और कितना प्राइस होना चाहिए, वही बात शुरुआत में तो देखो कोशिश होनी चाहिए कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है ना वो निकले, और जितना कैपिटल लगा हुआ है ना इरिगेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना सरकार ने क्रिएट किया है इरिगेशन अच्छे से हो सके, उस पर कम से कम 1% इंटरेस्ट निकले, इतना आप वाटर का प्राइस रखो। ये पहला सजेशन है राइटर का। फिर दूसरा सजेशन राइटर देते हैं, इवन देखो इरिगेशन सेक्टर में भी वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग का यूज होना चाहिए ताकि किसानों को इंसेंटिव रहे ड्रिप इरिगेशन यूज करने के लिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करने के लिए। इन इरिगेशन टेक्निक में कम पानी यूज होता है, तो जब आप ना वॉल्यूम के हिसाब से पानी का पैसा चार्ज करोगे ना तो किसान जो है ऐसी इरिगेशन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर की प्राइसिंग एक्सपेंड करो। अभी इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है, लेकिन आप हर एक चीज के लिए ये सिस्टम कर दो, ग्राउंड वाटर निकाला जाता है तो आप पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज के लिए आप ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो पैसा आपको देना पड़ेगा। और इसके लिए देखो आपको ना मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करवाना होगा। मतलब जैसे अब बिजली का मीटर लगता है वैसे ही पानी का मीटर हो हर घर में, तभी लोग वाटर को कंजर्व करेंगे, तभी लोग सीरियस होंगे। अभी लोग सीरियस नहीं है वाटर के कंजर्वेशन को लेके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिटेल से, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में टोल सिस्टम से जुड़े चैलेंजेस के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप सबको ना दिसंबर 2022 की यह घटना याद होगी, एक ऐसी घटना जिसको सुनकर देखो लोगों के होश उड़ गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सुनने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो किसी मूवी की स्क्रिप्ट हो। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट मोरबी, यहां से ना पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। किस लिए गिरफ्तार किया? क्योंकि वो नेशनल हाईवे नंबर 8A पे ना फर्जी टोल प्लाजा चला रहे थे। और आपको शायद ना सुन के ऐसा लगा होगा कि अरे एक आध महीना इन्होंने
टोल प्लाजा चलाया होगा और फिर पुलिस ने पकड़ लिया होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, एक नेशनल हाईवे पर ये लोग ऑलमोस्ट 1.5 साल तक फर्जी टोल प्लाजा चलाते रहे और इसके थ्रू ना इन 5 लोगों ने 75 करोड़ रुपीस की वसूली की। बहुत मीडिया कवरेज मिला था इस इंसिडेंट को। सोचने वाली बात देखो ये है कि नेशनल हाईवे पर पिछले 18 महीने से एक फेक टोल प्लाजा चल रहा था और किसी अथॉरिटी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये तो देखो एक एग्जाम्पल है। अगर हम पूरे इंडिया को देखें, ऐसे देखो बहुत सारे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर हो सकता है कि इस प्रकार के फर्जी टोल प्लाजा चल रहे हैं। कई टोल प्लाजास का टाइम पूरा हो चुका है, सरकार ने उन्हें बोला था 5 साल तक 10 साल तक आपको टोल कलेक्ट करना है, बट अभी भी वो चल रहे हैं। तो देखो इंडियन टोल कलेक्टिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज जनता फेस करती है और क्या क्या कंसर्न्स हैं, सरकार क्या क्या नया करने जा रही है, सब डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। अगर देखो इतिहास की बात करें ना, अगर इतिहास की बात करें तो इंडिया में टोल कलेक्शन का सबसे पहला उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जिसके अनुसार मौर्यन एम्पायर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसर में एक ऑफिसर हुआ करते थे शुल्काध्यक्ष, जिनका काम हुआ करता था टोल्स का कलेक्शन करना। वहीं देखो जब मेडिवल पीरियड आता है तो मेडिवल इंडिया में भी अमील, AMIL, ये जो अमील आप देख रहे हो ना स्लाइड में, अमील एक ऐसा नाम पढ़ने में आता है जो रेवेन्यू के साथ साथ टोल कलेक्शन का भी काम किया करता था। हालांकि देखो मॉडर्न टोल सिस्टम इंडिया में तब इंट्रोड्यूस हुआ जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता भारत में स्थापित की, जिसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1861 में, और उस एक्ट का नाम था इंडियन टोल्स एक्ट 1851। ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हो ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था और इसके थ्रू गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई थी कि पब्लिक रोड्स या फिर ब्रिज पे जो भी व्हीकल्स गुजरते उनसे टैक्स की वसूली की जाती थी। और फिर देश आज़ाद होता है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने नेशनल हाईवे एक्ट 1956 पास करवाया पार्लियामेंट में, और इस एक्ट के थ्रू कुछ रोड्स को नेशनल हाईवेज डिक्लेयर कर दिया गया। मकसद देखो ये था, एक तो हमारे देश में जो स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं ना, इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उनको अच्छे से बिल्ड किया जाए जो हमारे देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ के साथ टोल भी कलेक्ट किया जा सके उन रोड से, ताकि सरकार के पास में पैसा आए और सरकार उन पैसों का इस्तेमाल करे उन रोड्स की मेंटेनेंस के लिए और ज़्यादा रोड्स बनाने के लिए। 1956 में ये जो एक्ट बना था ना, इस एक्ट के बाद देखो सरकार खुद हाईवेज का निर्माण करती और खुद ही टोल कलेक्शन करती। मतलब सारे काम सरकार ही किया करती थी, सरकार ही नेशनल हाईवेज बनाती और सरकार ही टोल कलेक्ट करती। लेकिन देखो फिर बदलाव आता है 1988 में, एक बॉडी का निर्माण होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बॉडी बनाई गई। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो बॉडी है ना, ये रोड डेवलपमेंट करने लगी और टोल कलेक्शन का काम भी इसी ने संभाल लिया और कुछ सालों तक ऐसा ही चला। बाद में देखो 1995 में ना एक अमेंडमेंट कर दिया गया। 1995 में ये जो एक्ट था ना 1956 वाला, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और अमेंडमेंट में प्रोविजन ये कर दिया गया कि अब ना इवन प्राइवेट कंपनीज जो है ना, उनको भी शामिल किया जाएगा नेशनल हाईवेज के निर्माण में और टोल कलेक्शन में। समझ रहे हो? 1956 का जो एक्ट था, उसके बाद तो सरकार ने ही रोड बनाए और सरकार ने ही टोल कलेक्शन किया। लेकिन 1988 में सरकार ने एक बॉडी बना दी गई, भैया हमसे ये काम नहीं होता, एक अलग से स्पेशलाइज्ड बॉडी बना रहे हैं। 1988 में उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया। 7 सालों तक इस बॉडी ने काम किया, ये बॉडी भी थक गई। इन्होंने बोला यार हम तो सिर्फ देख रेख करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि एक अमेंडमेंट लेके आते हैं 1956 के एक्ट में, प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दी जाए कि वो भी रोड बना सके और टोल कलेक्ट कर सके। लेकिन जो मॉडल सोचा गया ना उस समय प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करने के लिए, वो मॉडल क्या था? वो मॉडल यहां पे देखिए, 2 तरह के मॉडल थे, एक बीओटी टोल मॉडल और दूसरा बीओटी एन्युटी मॉडल। मैं एक बार यहां पे ना साफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, अब नीचे देखिए आप, एक बीओटी टोल मॉडल और दूसरा बीओटी एन्युटी मॉडल। दोनों में फर्क क्या है? बीओटी का मतलब है यहां पे देखो बिल्ड
ऑपरेट और ट्रांसफर। सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को बोला आप बिल्ड कीजिए रोड को आप कुछ सालों के लिए ऑपरेट कीजिए, फॉर एग्जांपल 10 सालों तक, 20 सालों तक, और 10 सालों तक 20 सालों तक टोल भी उस रोड से आप ही इकट्ठा करोगे ताकि आपने जो रोड बिल्ड किया है उसका खर्चा आपको मिल सके, और जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो वो रोड आप हमें ट्रांसफर कर दो। ये है बीओटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट करो, जो खर्चा आया है उसकी भरपाई करने के लिए और थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, लास्ट में हमें ट्रांसफर कर दो। फिर आप बोलोगे सर दोनों में बीओटी है, एन्युटी का क्या मतलब है? एन्युटी का मतलब है कि इसमें ना सरकार गारंटी लेती थी कि जो आपका पैसा लगा है ना, अगर वो वसूल नहीं होता है टोल कलेक्ट करके, तो फिर उसकी भरपाई हम करेंगे, हम आपको कंपनसेशन देंगे, ये हमारी गारंटी है। ये है एन्युटी का मतलब, समझ गए? कई बार प्राइवेट कंपनीज डरती थी ना, यार ये रोड तो हम बना रहे हैं लेकिन ये रोड, इतने व्हीकल्स जाएंगे क्या इस रोड से बनने के बाद में? मतलब इतने अगर व्हीकल्स ही यहां से ना गुजरे तो हम टोल हम लगाएंगे और टोल से हमें पैसा ही नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार उन्हें गारंटी देती थी कि हम आपको एन्युटी देते हैं। बीओटी एन्युटी मॉडल है ये। अब हम देखो हमारे देश में ना टोल कलेक्टिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रैफिक कंजेशन इन टोल प्लाजाज। महाराष्ट्र में ना एक जगह है खेड़ सीवापुर, नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप वो देखिए, डिटेल्स देखिए। खेड़ सीवापुर नाम का एक टोल प्लाजा है जिस पर ना मैनुअल टोल कलेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन दोनों प्रकार के मेथड अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन यहां पर लोगों को ना जबरदस्त ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ रहा है। तो यहां इसलिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज है JSPM राजश्री साहू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इन्होंने ना, ये पुणे में है इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्होंने ना एक केस स्टडी तैयार की इस खेड़ सीवापुर टोल प्लाजा को लेके। और केस स्टडी में ये बोला गया कि इस टोल प्लाजा पे ना एवरेज के तौर पे हर एक व्हीकल को 10 मिनट से ऊपर का जाम तो फेस करना ही पड़ता है। 10 मिनट यहां पे वेस्ट होते ही होते हैं एवरेज के तौर पर। और देश में न जाने देखो कितने ऐसे टोल प्लाजाज हैं और कितने लोगों का टाइम वेस्ट होता है, इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है, कितना फ्यूल का वेस्टेज होता है, आप सोच के देखिए। एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स, टोल प्लाजा के लिए रूल्स हैं NHAI के, अगर किसी व्हीकल को देखो 3 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है ना, तो फिर उस व्हीकल को ना टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 3 मिनट से ज़्यादा अगर किसी व्हीकल को लगता है तो कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत में आपने कितने टोल प्लाजाज देखे हैं जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं? अगर आप बोलेंगे कि 3 मिनट से ऊपर हो चुके हैं अब हम टोल नहीं देंगे, तो उल्टा देखो टोल एम्प्लॉइज आपसे लड़ने लग जाएंगे। टोल प्लाजा के जो एम्प्लॉइज हैं वो वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे, आपको धमकाया जाएगा। आप कई बार उलझना नहीं चाहते, आप बोलते हो चलते हैं यार, समझ गए? तो ये पहला इशू है ट्रैफिक कंजेशन का। इसके बाद देखो दूसरा इशू है ट्रांसपेरेंसी का। इंडिया में ना टोल कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है। टोल कंपनीज क्या कर रही हैं, उनके पास कितना पैसा जमा हो रहा है, इसका कोई अता पता ही नहीं होता। 2016 की बात है जब महाराष्ट्र के एक RTI एक्टिविस्ट संजय सिरोडकर ने एक इंफॉर्मेशन साझा की जिसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र पुणे एक्सप्रेसवे के जो टोल कॉन्ट्रैक्टर है ना, उन्होंने जो टोल ट्रैफिक का डेटा दिया, उस डेटा के अनुसार देखो पिछले 10 सालों में ना सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स गुजर रहे हैं पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे। सोच के देखो, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बट फिर भी वो सेम डेटा दे रहे हैं कि हाँ इतने व्हीकल पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरे हैं। जानबूझ के वो ऐसा करते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक टोल को ऑपरेट कर सकें। और साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MSRDC, इनका डेटा और टोल प्लाजा वालों का डेटा, दोनों के डेटा में ना जमीन आसमान का फर्क है, समझ गए? यानी कि डेटा मैनिपुलेटेड होता है टोल प्लाजा वाले जो देते हैं। अब तो हालांकि देखो फास्टैग वगैरह आ गया है तो पता लग जाता है कितने व्हीकल्स गुजरे हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे टोल प्लाजाज देखो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर रोड्स एंड हाई टोल्स। देखो इंडियन कंज्यूमर की ना सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इंडिया में एक तो इतनी खराब रोड्स हैं, उसके बाद भी इतना ज़्यादा टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। लेकिन देखो एक सच्चाई ये भी है कि इंडिया में ना पर किलोमीटर 2.25 रुपीज़ का टोल हम देते हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो फ्रांस में पर किलोमीटर फ्रांस की सरकार या फिर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 9.05 रुपीज़ का टोल वसूलती है पर किलोमीटर, और जापान में पर किलोमीटर 13 रुपये का टोल वसूला जाता है, और स्पेन में 9 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में पर किलोमीटर टोल कम वसूला जाता है, ये बात देखो सच है। लेकिन हाँ, फिर ये डेवलप कंट्रीज़ जिनकी हमने बात की वो फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देते हैं, और हमारे देश में टोल लेने के बाद भी फैसिलिटीज़ ना के बराबर दी जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ी शिकायत जो कंज्यूमर्स की है, जानते हो क्या है? इंडिया में जब भी कोई व्यक्ति व्हीकल परचेज करने के लिए जाता है ना, जैसे कार खरीदने के लिए जाता है, तो उसे ना कार के साथ साथ एक बड़ा सा अमाउंट रोड टैक्स के रूप में भी पे करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दिल्ली में कार परचेज करते हो जो 10 लाख की ऊपर है, तो कार खरीदने पर ना आपको 10% रोड टैक्स पे करना होगा। और अगर वही गाड़ी आप बेंगलोर में परचेज करते हो तो वहाँ पे रोड टैक्स देखो 17% का है। तो मतलब इंडियन कंज्यूमर्स की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि भाई गाड़ी परचेज करते वक्त आपने टैक्स ले तो लिया था, अब दोबारा से टोल टैक्स क्यों? तो मतलब वो टैक्स जो आपने लिया था वो कौन सी रोड्स के लिए था? क्या वो इन रोड्स के लिए नहीं था? कल को तो सरकार एक और कैटेगरी बना देगी, समझ गए? उसके बाद देखो नेक्स्ट चैलेंज ये है, कंसर्न मान लीजिए, इंडिया में ना आए दिन एक ना एक खबर ऐसी आती रहती है कि जिसमें किसी क्रिमिनल ने टोल प्लाजा एम्प्लॉइज या मैनेजर को धमका के एक्सटॉर्शन मांग लिया हो। इवन कुछ कुछ जगह पे तो टोल प्लाजा का स्टाफ में ही लोकल क्रिमिनल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जिसका फ़ायदा वो लेते हैं, लोगों को धमका के वसूली करते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? क्या इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं टोल प्लाजाज पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और वहाँ पे लैंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए? देखो सबसे पहले तो ना सरकार ने सीसीटीवी सर्विलियंस स्टार्ट कर दी। हर एक टोल प्लाजा पे आपको आज के समय में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड मिलेंगे, और हाइब्रिड लेन्स हों या फिर फास्टैग्स हों, मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने। मतलब फास्टैग के बिना गाड़ी नहीं जा सकती। अगर फास्टैग नहीं है तो आपको दुगना अमाउंट देना पड़ेगा। अब देखो हर गाड़ी फास्टैग रखना स्टार्ट कर दिया है सबने, और फास्टैग से पैसे कटते हैं तो सरकार के पास नंबर्स आ जाते हैं, अच्छी चीज़ है। फास्टैग के चलते सरकार ने सोचा था ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, क्योंकि पहले तो मैनुअली पैसे लेते थे ना, मैनुअली पैसे लेते थे तो उसमें टाइम लग जाता था, खुले नहीं है पैसे। लेकिन फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते तो वो खुले वाला सिस्टम खत्म हो गया, जल्दी जल्दी गाड़ियाँ जाने लगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, फास्टैग के बावजूद अब जाम लगने लगा है, तो सरकार एक नया सिस्टम ला रही है, सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम। सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम में क्या होगा, जैसे ही कोई गाड़ी हाईवे पे आएगी ना, पता लग जाएगा। हर एक गाड़ी में ना एक डिवाइस लगा होगा जिसका नाम होगा OBU, ऑन बोर्ड यूनिट। हर एक गाड़ी में ऑन बोर्ड यूनिट होगा, तो जैसे ही वो गाड़ी हाईवे पे एंटर करेगी ना, तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस जगह से इस गाड़ी ने नेशनल हाईवे पे एंटर किया है। तो जितना डिस्टेंस वो गाड़ी ट्रेवल करेगी उतना ही टोल लगेगा। और फास्टैग के चलते बार बार रुकना पड़ता है, फाटक खुलता है, फिर अगले व्हीकल की बारी आती है, इससे ट्रैफिक स्लो हो जाता है ना टोल प्लाजा पे। वो सब नहीं होगा, क्योंकि बार बार टोल का झंझट ही खत्म हो गया। सैटेलाइट से OBU कनेक्टेड होगा और पता लग जाएगा जितना डिस्टेंस नेशनल हाईवे पे ट्रैवल किया है उतना ही पैसा अपने आप कट जाएगा। इस सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम के लिए ना सरकार ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का यूज करेगी। ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। एक अच्छी बात देखो इस सिस्टम की ये भी होगी कि शुरुआत के 20 किलोमीटर की जो जर्नी है ना वो बिल्कुल फ्री होगी। एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, शुरुआत की 20 किलोमीटर की जर्नी बिल्कुल फ्री होगी, और सबसे बड़ा फायदा देखो यही होगा, भीड़ नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि जब टोल गेट पर रुकने की झंझट ही खत्म हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक किस बात का।
अब देखने वाली बात देखो ये होगी कि इस सिस्टम को कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ना फास्टैग भी जब लॉन्च हुआ था तो बोला गया था कि अब ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात सब कुछ, लेकिन हुआ नहीं। तो इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि इस सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विद ए डिजिटल प्लगइन। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2016 से पहले की बात है, उस समय ना यूनाइटेड किंगडम में ब्रेग्जिट की आवाज़ उठ रही थी कि ब्रिटेन को अब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की पोस्ट शेयर की जा रही थी, लेकिन ना उस समय एक डिजिटल कैंपेन चला, leave.eu। ये पेड कैंपेन था। इस कैंपेन ने देखो लोगों के फियर, लोगों की उम्मीद, लोगों का जो सेंस ऑफ लॉस्ट आइडेंटिटी था, इन सब इमोशंस का फायदा उठाया और पब्लिक डिस्कोर्स यानी पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक डिस्कशंस, उन सबको एकदम से मैनिपुलेट कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ ब्रेग्जिट। रेफरेंडम में वो लोग जो ये चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन छोड़े, उन लोगों की संख्या ज़्यादा, और आखिरकार ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। आज के समय में देखो टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोक्रेसी को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर रही है। तो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है डेमोक्रेसी में, इसे भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। पहले शुरू में माना गया था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, ये इक्वलाइजर हैं, ये गरीब से गरीब तबकों को, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको मौका देते हैं आवाज़ उठाने का। बट देखो अब महसूस हो रहा है ये डबल एज स्वॉर्ड है। ये अब पावरफुल टूल बन गया है इलेक्शन आउटकम को प्रभावित करने का। इसे यूज़ किया जाता है ना सिर्फ जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा, इवन रीजनल पार्टीज़ भी डिजिटल कैंपेन चलाती हैं इलेक्शंस में। और देखो डिजिटल कैंपेन क्या चलाती हैं, बल्कि आज के समय में पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा खर्चा डिजिटल कैंपेन पे ही कर रही हैं। जैसे कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में ना बीजेपी ने टोटल जितना खर्चा किया ना, उसका 52% डिजिटल कैंपेन पे किया। डिजिटल कैंपेन मतलब आप गूगल में जो एड्स देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो इन पे पॉलिटिकल पार्टीज कितना खर्च कर रही हैं। कांग्रेस का एग्जांपल लीजिए, कांग्रेस ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में जितना खर्चा किया ना, उसका 55% तो सिर्फ डिजिटल कैंपेन पे किया। बीजेपी ने 16% खर्चा सिर्फ ये जो होते हैं ना झंडे वगैरह, बिल बोर्ड, पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज, इन पे किया, और कांग्रेस ने सिर्फ 7% खर्चा इन चीज़ों पे किया। मतलब झंडों का, स्टिकर्स का, बिल बोर्ड्स का टाइम अब चला गया है, डिजिटल कैंपेन्स पे ज़्यादा खर्चे होने लगे हैं। अभी जो लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे कुछ महीनों पहले, बीजेपी ने इन इलेक्शंस में 116 करोड़ रुपए खर्च किए गूगल ऐड पे सिर्फ 5 महीनों में, और कांग्रेस ने भी, कांग्रेस का अमाउंट नहीं दे रखा, बट पॉइंट आप समझ गए होंगे। और देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज ना ऐड चलाती हैं अपना प्रचार करने के लिए, माइक्रो टारगेटिंग करती हैं। माइक्रो टारगेटिंग मतलब जैसे बीजेपी ने ऐड चलाई ना, 1700 पिन कोड का इस्तेमाल किया गया। ऐसा क्यों? हर एक पिन कोड पे आपको पता है लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव आ जाता है, हालात थोड़े चेंज हो जाते हैं, तो अलग अलग पिन कोड पे अलग अलग लैंग्वेज में वो डिजिटल ऐड दिखी। इतना माइक्रो टारगेटिंग हुआ है। पंचायत लेवल पे जाके एडवर्टाइजमेंट दिखी हैं लोगों को, ताकि लोग उन एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा रिलेट कर सकें। समझ गए? और इसके अलावा देखो एक और चिंता की बात है, थर्ड पार्टी कैंपेनर। थर्ड पार्टी कैंपेनर देखो ये वो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कंपनीज हैं जो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिजिटल कैंपेन चला रही हैं। तो यहां पे तो देखो कोई क्विड प्रो को होगा, मतलब कोई सीक्रेट डील होगी पॉलिटिकल पार्टी की इन कंपनीज के साथ में या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में कि आप हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट चलाइए। और ये जो थर्ड पार्टी कैंपेनर थे ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कैंपेन चला रहे थे, इनके कैंपेन बल्कि ज़्यादा एग्रेसिव थे। ज़्यादा एग्रेसिव मतलब कैंपेन ऐसे जो इमोशंस को एक्सप्लॉइट करें। फॉर एग्जांपल जाति के नाम पे डिजिटल ऐड या फिर धर्म के नाम पे डिजिटल ऐड, ज़्यादा एग्रेसिव। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इतना एग्रेसिव कैंपेन नहीं चला रही थी क्योंकि उनको डर था कि इलेक्शन कमीशन उन पे कार्रवाई ना कर दे। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी कैंपेनर थे ये इमोशन से खेल रहे थे।
यहाँ पे मेनली देखो 3 इश्यूज आते हैं। सबसे पहला इशू है डिस्पैरिटी इन फाइनेंशियल रिसोर्स। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास देखो ज़्यादा पैसा है तो वो तो ज़्यादा डिजिटल कैंपेन चला पाएगा, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है तो वो नहीं चला पाएगा। यहाँ पे तो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी आ गई ना, जो अमीर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डोमिनेट करेंगी। तो यहाँ पे भी राइटर सजेस्ट करते हैं सेगमेंटेड कैप होना चाहिए, मतलब डिजिटल कैंपेन पे मैक्सिमम आप इतना खर्च कर सकते हो, ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए। दूसरा है कंटेंट रेगुलेशन। थर्ड पार्टी कैंपेनर का क्या रोल है, वो क्यों अपने पैसों से खर्चा करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड चला रहे हैं, तो ये सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या कोई डील हुई है उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में? ऐसा देखो ट्रांसपेरेंसी जैसे यूके और कनाडा में है ना, वैसी ही ट्रांसपेरेंसी इंडिया में होनी चाहिए। इंडिया में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चों को ऑडिट करने के लिए। अभी एक बॉडी है तो सही, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, लेकिन अच्छे से काम नहीं करती। फिर देखो तीसरा राइटर सॉल्यूशन ये देते हैं और साथ के साथ कंसर्न भी बताते हैं। देखो अभी ना जैसे गूगल पे अलग तरह की गाइडलाइंस हैं, गूगल ऐड आप देखोगे ना तो वो आपको कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे ज़्यादा बेकार वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल की जो पॉलिसीज है ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस पे आप गाली गलौच वाली ऐड भी दोगे ना, वो भी कई बार चल जाती है। तो राइटर कहते हैं यूनिफॉर्म रेगुलेशन की आवश्यकता है। कोई प्लेटफॉर्म ज़्यादा लिबरल है और कोई प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो कल यानी 15 सितंबर का जो दिन था वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का था। अभी हो क्या रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन रूल बुक जो है इलेक्शन करवाने की वो पुरानी की पुरानी है। तो नए जमाने के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को नई रूल बुक बनानी चाहिए। ये पूरा पॉइंट है इस आर्टिकल में। इसके बाद लास्ट में अपना जो इनिशिएटिव है कीवर्ड्स के माध्यम से एक छोटा टॉपिक डेली रिवाइज करने का, आज है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में क्या होता है, स्टेट खुद पैसा देता है सरकारी खजाने से इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को खुद पैसा जुटाना पड़ता है ना इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इसके विपरीत स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में स्टेट पैसा देता है। आवश्यकता क्यों है और चैलेंजेस क्या क्या है? आवश्यकता सबसे पहले अभी देखो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ना कोई लिमिट नहीं है कितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं, ना ही ट्रांसपेरेंसी है, तो इसलिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की आवश्यकता है। दूसरा, अभी देखो प्राइवेट फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को। जो प्राइवेट फंडिंग होने की वजह से ना बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स पहले डोनेट करते हैं और बाद में जब सरकार बन जाती है तो उस सरकार से अपना डोनेट किया हुआ पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं अपने फेवर की पॉलिसीज बनवा के। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज, मतलब देखो अब 2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक अमीर है बहुत पैसा है और दूसरा गरीब है लेकिन इरादे अच्छे हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं, मतलब अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। तो गरीब कैंडिडेट है वो तो इलेक्शन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, उसको तो पर्चे छपवाने के लिए हर चीज़ के लिए आज के समय पैसा चाहिए, आपको पता है। तो अमीर कैंडिडेट का यहाँ पे एडवांटेज आ जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्पेंडिंग लिमिट्स प्रमोट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कोई लिमिट नहीं है ना पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट है, हालांकि वो भी वो बाईपास कर देते हैं, नाम की लिमिट है, बट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, तो वो अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, पैसों का काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। नेक्स्ट, और देखो पैसों का कई बार इस प्रकार से इस्तेमाल होता है वोट परचेज करने के लिए, शराब बांटने के लिए, तो इससे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जनता का ट्रस्ट कम होता है। चैलेंजेस क्या क्या है? देखो सरकारी खजाने से पैसा जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज को तो बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। हमारा देश वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, पैसों की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कामों के लिए। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ मिसयूज। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आएंगी, सिर्फ उनको पता है पैसा मिलेगा इलेक्शन कमीशन से, अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका मेन मकसद हो जाएगा राजनीति में आना ताकि पैसा मिल सके, और पैसा वो यूज़ नहीं करेंगे कैंपेन के लिए, बस अपनी जेब भरेंगे। नेक्स्ट, वही बात, अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होंगे तो बाकी चीज़ों के लिए पैसा कम पड़ जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज के लिए। और कैसे बांटे, क्राइटेरिया सबसे बड़ी दिक्कत बात है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना स्टेट फंडिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखो धांधलेबाजी हो सकती है, बायस्डनेस हो सकती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा फेवर किया जा सकता है। और देखो हर कोई ना डोनेशन के माध्यम से
अपना जो अधिकार है ना, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करता है। मैं इस पार्टी को डोनेट कर रहा हूँ तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मुझे ये पार्टी पसंद है। तो प्राइवेट डोनेशन पे रोक लगाना मतलब आप इस राइट का उल्लंघन कर रहे हो। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है अगर सरकारी फंडिंग पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी ना तो उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट दिए जा सकते हैं चैलेंजेस में। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। वाटर प्राइसिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।